चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आ रहा है पिच प्रेजेंटेशन। व्हाट इज पिच? पिच करना मतलब हाँ सेल करना बोल सकते हैं, बट यहाँ पे स्टार्टअप में पिच का बात जब हो रहा है मतलब हम किसको पिच करेंगे? इन्वेस्टर्स को। तो हम इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहते हैं, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो या फिर वो वेंचर कैपिटल हो। तो वेंचर कैपिटल फर्म को या एंजल इन्वेस्टर्स को हम पिच करना चाहते हैं। गॉट इट? समझ में आया मैं क्या बोला? तो उस पिच का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट दे आर बिजी पीपल, दे डोंट वांट टू गिव अस देयर प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, सो इफ वी डोंट टॉक रेलिवेंट थिंग्स वी विल गेट रिजेक्टेड। सो देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर पिच प्रेजेंटेशन। जैसे इसके ऊपर बहुत सारा पढ़ाई है, बोलते हैं कि फर्स्ट पिच शुड बी ऑफ 30 सेकेंड्स। मतलब इट्स लाइक अ पिच इन अ लिफ्ट। से आप वेंचर कैपिटल के जो सीएफओ है या फंड मैनेजर है उनसे एक मीटिंग चाह रहे थे, वो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? उसके ऑफिस के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे और पता लगा के रखेंगे कि इसका ओनर कौन है। दरवान को 200-500 रुपए खिलाएंगे तो वो बता देगा ये ओनर है, देख लो ये ओनर है, जा रहा है। ठीक, अब जैसे ही वो लिफ्ट में घुसेगा तो आप एक्सक्यूज मी सर करके घुस गए, और लिफ्ट में 30 सेकंड से ज्यादा कोई आदमी टाइम बिताता नहीं है। तो 30 सेकंड्स में ही आपको अपना सारा बात उगलना होगा। उसको समझ में आया तो बोलेगा ओके लेट्स ज्वाइन फॉर अ मीटिंग, नहीं तो बोलेगा गेट आउट। तो 30 सेकंड्स में आपको अपना पूरा बिजनेस मॉडल बताना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस लगता है, उसके लिए आपको बहुत सारा सेंटेंस लिख के सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं कि 30 सेकंड्स में वो अट्रैक्ट हो जाए और मेरे को फिर एक टाइम दे 1 घंटे का 2 घंटे का मेरे पूरे प्रोजेक्ट को सुनने का। ठीक है, तो पिच प्रेजेंटेशन में हम 30 सेकंड्स पिच का बात नहीं कर रहे। इन जनरल ऐसा 30 सेकंड्स पिच भी बनाना चाहिए। हम बात करें डिटेल्ड पिच। डिटेल्ड पिच इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यू कैन से फुल प्रूफ बिजनेस प्लान। फुल बिजनेस प्लान, फुल बिजनेस प्लान आपका क्या होगा? इसके लिए आप एक बार अपने मैट में ही आ जाइए, उसी को फॉलो करिए, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। किसका इंट्रोडक्शन? ऑफ योरसेल्फ। अब अपना इंट्रोडक्शन में अपना नाम, पिताजी का नाम, घर का पता, कॉलेज का नाम, ये सब कुछ नहीं बोला जाएगा। इन शॉर्ट जो आपके बारे में एकदम खास हो, मे बी जो आपका एक सेलिंग पॉइंट हो, मे बी हेलो आई एम सतीश जलान, स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज, बस इतना ही बोलना जो से काफी है, जो उनको रेलिवेंट लगे। मैं कहाँ रहता हूँ, किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरा मेरिट क्या रहा है, वो सब नहीं। ऐसा ही इंट्रोडक्शन अपना बनाइए जो इंटरेस्टिंग हो और जो आपके बारे में आपका वैल्यू भी बढ़ा दे। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। सेकंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ योर टीम। इट्स नॉट नेसेसरी दैट फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टीम ओनली। टीम का इंट्रोडक्शन आप लास्ट में भी दे सकते हो। आप अकेले ही कर रहे हो तो एक नेगेटिव चीज हो जाता है कि आपके पास रिसोर्स कम पड़ेगा। बट अगर आप जहां बोलते हो कि मैं हूं, मेरे साथ मेरे कुछ और भी पार्टनर्स हैं या मेरे टीम मेंबर्स हैं, मेरा सोल आइडिया है बट मैंने और भी रिसोर्स अरेंज कर लिया है, मेरे पास एक डेवलपर भी है, मेरे पास एक मान लीजिए मार्केटिंग करने वाला आदमी भी है, मेरे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो जैसे ही आप टीम बताते हो और उस टीम का प्रोफाइल क्या है वो भी बताते हो, तो ऐसा लगता है ना कि रुपया देने से इन लोग संभाल सकेगा। पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको संभाल सकते हैं, भरोसेमंद लोग हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम मतलब आपको बताना है कि आपका सोसाइटी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसके लिए आप एक बिजनेस लेकर आए हो। देखो, बिजनेस तभी हो पाता है जब आप एक समाधान कर रहे हो उससे समाज का। बिना समाधान किए आपको कोई बिजनेस करने नहीं देगा। एवरी बिजनेस मस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। सो हाईलाइट द प्रॉब्लम, इशू विच द सोसाइटी फेसेस। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको दिमाग में एक आइडिया आया कि आपको एज ए स्टूडेंट ऐसा महसूस हुआ कि
हम लोग तो हर समय पढ़ाई में रहते हैं, सुबह उठ के निकलते हैं और फिर ऑफिस भी जा रहे हैं, तो शाम को फिर ट्यूशन जा रहे हैं, सुबह भी ट्यूशन आ रहे हैं। अब अचानक दिन भर में कभी भी ऐसा होता है कोई क्वेरी आ जाता है, बट उस क्वेरी का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो फिर अनआंसर्ड ही दिमाग में रह जाता है। बहुत बार होता है ऐसा, क्वेरीज आते रहता है, क्लास में पढ़ते पढ़ते कोई और सब्जेक्ट का क्वेरी आ गया, अब वो क्वेरी किससे पूछने जाए बार बार, तो गूगल से पूछते बहुत बार जेन्युइन आंसर मिलता है बट नहीं भी मिलता है। तो ऐसा कोई ऐप हो जो ये स्टूडेंट क्वेरी को रियल टाइम में सॉल्व कर दे, कोई भी तरह का क्वेरी हो सकता है, वो कोई वर्ड का मीनिंग भी हो सकता है, तो कोई सब्जेक्ट का भी टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, तो कोई करियर ओरिएंटेड बातचीत भी हो सकता है, एनी क्वेरी जो एक यंग माइंड में क्यूरियोसिटी के लिए आता है और वो सॉल्व हो जाए तो लर्निंग बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ हो, उसी को सोच के मे बी Quora.com बनाया गया कि क्वेरी कोई और पोस्ट कर सकता है, कोई भी कुछ भी क्वेरी, और आंसर करने वाले एक्सपर्ट्स भी Quora ने अपॉइंट करवा दी। तो ऐसे ही आपने कुछ सोचा और वो प्रॉब्लम आपको बताना पड़ेगा कि ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक प्रॉब्लम मैं बहुतों को फेस करते हुए देखा हूँ। मेरा रिसर्च बोल रहा है आउट ऑफ, उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स डालो, रिसर्च का डेटा डालो कि मेरा सर्वे बोल रहा है सर कि आउट ऑफ इतना सारा स्टूडेंट्स, इतना % स्टूडेंट्स ये चीज फेस कर ही रहा है, इसके कारण उन लोगों का लर्निंग 100% हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी जो आप एड्रेस करना चाह रहे हो थ्रू योर स्टार्टअप, थ्रू योर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू योर बिजनेस आइडिया, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू बिजनेस आइडिया। ठीक है, आपका बिजनेस क्या यूनिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता जाएगा, जितना आप यूनिक सोल्यूशन खोजते चलेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट का सक्सेस का राज क्या पता है? फ्लिपकार्ट बहुत पुराना नहीं है, मतलब इट जस्ट स्टार्टेड इन 2007। ओके, दे स्टार्टेड विथ सेलिंग बुक्स ऑनलाइन। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, बुक्स स्टोर से टाई अप करते थे और उनका जितना बुक लिस्ट होता था वो अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देते थे, और फिर जब ऑर्डर आता था तो उसी बुक स्टोर से उनका आदमी खरीद के कस्टमर को डिलीवर करता था। तो कई बुक स्टोर में मैं कई बार खड़ा रहता था, पता चला था फ्लिपकार्ट से आदमी आया है, वो पैसा दे रहा है, उनको बुक खरीद रहा है और फिर ले जाके वो कस्टमर को डिलीवर करके पैसा उठाता था। तो फ्लिपकार्ट को लगा कि बिजनेस अगर मुझे करना है ना तो पेमेंट लेना होगा कस्टमर से, और कस्टमर्स ऑनलाइन पेमेंट कैसे करे, क्योंकि जब 2007 में वो स्टार्ट किया तब लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उतना यूज नहीं करते थे। तो उसने एक नया सिस्टम इनोवेट किया, एक नया सोल्यूशन दिया, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी उनका ही इनोवेटेड कॉन्सेप्ट है इंडिया में, और वो चल गया। सीओडी चल गया अगर, तो लोगों को लगा कि हाँ हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, पैसे देने के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं है, बस बुक कर दो, वो लेके आएगा, नहीं समझ में आया तो वापस भी ले जाएगा। उसमें रिटर्न वाला सिस्टम भी डाल दिया, नहीं समझ में आया तो रिटर्न कर देना। तो वो जो एक भरोसा पे बिजनेस करना शुरू किया कि अच्छा चीज लेके आएंगे तो कस्टमर रिटर्न नहीं करेगा, और कस्टमर बदमाश कम निकलता है, वो तो जेन्युइन ही होता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे और इस लाइन पे बिजनेस करना शुरू करेंगे। फिर उनको समझ में आया धीरे धीरे कि और एक प्रॉब्लम है कि अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर, तो कस्टमर चाहता है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उसको वो गुड्स मिल जाए, क्योंकि अगर हमें कोई चीज चाहिए होता है तो हम जाते हैं मॉल से, मार्केट से ले आते हैं, तो एक चीज का डिजायर आता है और फिर उसको यूज करने में ज्यादा गैप होता है ना, तो उसका मजा खत्म हो जाता है। इसलिए वी प्रेफर इंस्टेंट परचेज, राइट। अब अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो दिखा रहा है 10 दिन बाद आएगा, तो ऑर्डर जितना शौक से किया, यूज करने तक इच्छा कम हो जाती है उसको यूज करने की, गैप ज्यादा होने से। तो इंडिया मार्केट में डिलीवरी सिस्टम उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, तो फ्लिपकार्ट को भी प्रॉब्लम लगा, तो सोल्यूशन निकाल दिया उसने, ई कार्ड बनाया, अपना ही एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें वो अपना खुद का प्रोडक्ट्स को डिलीवर कराने के लिए खुद का कुरियर सिस्टम बना लिया, पूरा कुरियर एजेंसी बना लिया। तो इनोवेट किया तब ना वो इतना सक्सेसफुल हुआ।
तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नए तरीके से खोजाओ। ओके, तो ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये मैं यहीं से आपको समराइज करके बता रहा हूँ। ओके, तो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आपको बताना पड़ेगा, यही मेन अट्रैक्ट करता है एक इन्वेस्टर को आपके ऊपर कॉल लेने के लिए। देन आपको बताना है कि मार्केटिंग सेल्स आप कैसे करोगे, फिर प्रोजेक्शंस क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, कि पहला स्टेज में आप कितना ग्रोथ लाके दिखाओगे, दूसरा स्टेज में कितना ग्रोथ लाके दिखाओगे। अभी माइलस्टोन्स जो हो सकते हैं वो रेवेन्यू पे भी हो सकते हैं, वो आपका प्रॉफिट पे भी हो सकता है, वो हो सकता है आपका नंबर ऑफ यूजर्स पे भी हो सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट अभी भी लॉस मेकिंग है इतना वैल्यूएशन होने के बाद भी, तो लोग क्यों रुपया लगाए जा रहे हैं इसमें। तो ये लोग माइलस्टोन जो सेट करे वो प्रॉफिट का नहीं सेट करे, ये लोग जनरली माइलस्टोन जो सेट करे वो रेवेन्यू का सेट करें। रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज है। और दूसरा माइलस्टोन ये लोग सेट करते हैं नंबर ऑफ यूजर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, उसका माइलस्टोन सेट करते हैं, कितने यूजर्स हैं, कितना, फिर अपना प्रोडक्ट्स का माइलस्टोन सेट करते हैं, कितना प्रोडक्ट हम लोग अपने यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे। फिर प्रॉफिट आना तो एक बार में जब शुरू होगा तो रुकेगा ही नहीं, पहले तो बिजनेस सेट करना जरूरी है ना। तो इन लोग जिस लेवल पे मार्केटिंग कर रहा है, जिस लेवल पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके अपने आप को फैला रखा है, तो ये लोग फ्यूचर पे ही पूरा बिजनेस मॉडल को बेस कर रखे, सोच दिखा रहे अपने इन्वेस्टर को कि देखिए हमारे पास इतना कस्टमर्स है, इतना यूजर अकाउंट है जो एक्टिव है। खाली यूजर अकाउंट नहीं है, एक्टिव यूजर अकाउंट इतना सारा है हमारे पास। अब ये यूजर अकाउंट जब हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आपको एज एन इन्वेस्टर, आप लोग इन्वेस्टर हो अगर, तो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक एक आदमी ऑन एन एवरेज इतना का परचेज करता है और हर परचेज पे हमारा 10% कमीशन होता है। तो ये इस तरह से ट्रेंड में ग्रो किए जा रहा है। आज से 10 साल बाद एक एक आदमी का परचेज वैल्यू इतना हो जाएगा। अभी हम लोग ये सामान बेच रहे हैं, कल हम पूरा पिन टू प्लेन सब कुछ बेचना शुरू कर देंगे, ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो एक एक पे मेरा एवरेज कमीशन इतना है, तो ओवरऑल इतना वॉल्यूम पर इतना कमीशन आ सकता है, तो इस कमीशन पे इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं हम लोग। उस प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू लेके वैल्यूएशन निकाल देते हैं, ठीक है। और ये आज इंस्टेंटली नहीं है, 10 साल बाद है, 20 साल बाद है, तो आप 10-20 साल का होराइजन लेके रखें तो आप जुड़िए हमारे साथ, राइट। तो इस तरह से वो लोग प्रोजेक्शन और माइलस्टोन्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आपसे, ओके। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब चीज बनाया जाता है, जैसे इन जनरल आप लोग अपने एफएम में भी बनाते हैं या अकाउंट्स में बनाते हैं। वो सब चीज बना के दिखाना पड़ता है कि करंट में क्या है और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं। फिर कंपटीशन में आपको बताना पड़ेगा पिच में कि आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ऑलरेडी आप किससे किससे कॉम्पीट करते हुए आ रहे हो, उनसे लड़ने का आपका स्ट्रेटेजी प्लान्स क्या है, आप में यूनिकनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्यों प्रेफर किया जाएगा, उनकी कमजोरियां क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको वो पूरा एनालिसिस बताना होगा। देन बिजनेस मॉडल, मतलब आपको पूरा बिजनेस का प्रोसेस बताना होगा कि कैसे आपका वेबसाइट पे पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक एंड टू एंड डिलीवरी होगा फ्रॉम परचेज। पूरा प्लेटफॉर्म का एग्जीक्यूशन मॉडल समझाना पड़ेगा कि ऐसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा तो हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे प्रोक्योरमेंट करेंगे, फिर ये वाला ऐसे डिलीवर करके, ऐसे पेमेंट पास ऑन करके ट्रांजैक्शन को पूरा क्लोज करेंगे। तो नया बिजनेस कैसे एक्वायर करेंगे वो भी बताना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली द फुल बिजनेस मॉडल विच इज अबाउट योर क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या क्या सर्विसेज होंगे, कैसे आप प्रोक्योर करोगे तो कैसे आप डिलीवर करोगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, आपका इंटरनल सिस्टम कैसा होगा, कितने एम्प्लॉइज होंगे, उनको क्या क्या काम बांटोगे, एवरीथिंग वुड बी डिटेल्ड हियर, ओके। इसमें भी आपको ये भी बताना चाहिए एक्स्ट्रा कि आपका बिजनेस मॉडल दूसरों से यूनिक क्यों होगा, यूनिकनेस इन योर बिजनेस मॉडल। जैसे आपको ये बताना होगा कि आप कॉम्पिटिटर्स से या कन्वेंशनल बिजनेसमैन के मुकाबले ऐसा बिजनेस मॉडल बनाए हो जो कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, कम रिसोर्स में ज्यादा आउटपुट दे सकता है, तब फिर आपका बिजनेस मॉडल कैची होगा। जैसे इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि सोचो दो कंपनी है, वो लोग क्या करता है, मूवी जब बन के आती है प्रोड्यूसर से, तो एक कंपनी क्या करता है, प्रोड्यूसर से मूवी खरीदता है और उसको मूवी हॉल में चलवाता है,
आपको पता ना, मूवी बनने के बाद प्रोड्यूसर्स मूवीज का राइट्स को बेच देते हैं, ये मालूम है? दे सेल द राइट्स ऑफ प्लेइंग द मूवीज। तो ये राइट्स जैसे मान लीजिए आइनॉक्स को बेच दिया गया, ओके। या कई बार होता है कि इसके पहले भी कंपनियां होती है, मार्केटिंग कंपनियां, उनको बेच देते हैं, फिर मार्केटिंग कंपनी वाला आइनॉक्स को, सिनेपोलिस को, पीवीआर को, और भी जो लोकल थिएटर से उन सबको बेचता है। दे सेल द राइट्स। अब वो सेलिंग में दो तरीके का सिस्टम होता है, एक वेरिएबल भी होता है, 50-50 करेंगे रेवेन्यू का, और फिक्स भी होता है। जैसे जब मूवी फ्लॉप वाली होती है ना, तो फिक्स्ड में बेच देते हैं, और जब मूवी ज्यादा चलने वाली है, जैसे आमिर खान का कोई मूवी होगा जो पता है उसको कि ये चलने वाला मूवी है, जैसे दंगल हो गया, ये सब मूवी टाइप जब भी होगा, तो ये लोग फिक्स में नहीं बेचेंगे, वेरिएबल में बेचेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी है जो प्रोड्यूसर से मूवी राइट्स खरीदता है। तो एक कंपनी ए है जो मूवी खरीद के मूवी चलवाता है फिजिकल थिएटर्स में, और कंपनी बी है जो मूवीज खरीद के एक अपना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस पे मूवी दिखवाता है, ठीक है। अब जो थिएटर में चलवाता है उसका मूवी चलवाने का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत हाई होगा, और जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में मूवी चलवा रहा है उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत लो होगा। तो अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल किसका हो गया? जो ऑनलाइन मूवी चलवाएगा। तो अगर आपका बिजनेस कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो आपका बिजनेस मॉडल कैची है। तो वैसा बिजनेस मॉडल आपको सेट करना पड़ेगा जो इन्वेस्टर्स को भी एक बार हक्का बक्का कर दे, अच्छा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ट्रेडिशनल चीज करना चाह रहे हो तो स्टार्टअप क्या हुआ, फिर तो बिजनेस ही बोलो ना। आप नॉन कन्वेंशनल कुछ करना चाह रहे हो तब हम स्टार्टअप मानते हैं, ठीक है। तो वहां पे कॉस्ट बचेगा तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो पे ऑफ हो पाएगा जल्दी से जल्दी, करेक्ट। तो उसमें आपको ये समझाना पड़ेगा फिर आप रेवेन्यू कैसे कमाओगे, ऑनलाइन मूवी चलाओगे तो आपको बताना होगा कि फिर हम यूजर्स को अभी शुरुआत में तो फ्री में स्ट्रीमिंग करने देंगे, धीरे धीरे उनसे एनुअल रेंटल लेने लगेंगे, फिर मूवीज के साथ हम म्यूजिक्स भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, वो भी डाल देंगे, वही सब हो रहा है ना अभी। स्ट्रीमिंग का तो कितना सारा आजकल ऐप बनने लग गया, राइट। तो वो इस मॉडल पे आ रहे, उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत लो है, बस खाली एक्विजिशन कॉस्ट है मूवी राइट्स वगैरह का। जैसे अमेजन प्राइम में आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है क्या? देखा है अमेजन प्राइम? अब उसमें क्या है कि बहुत सारा पुराना मूवीज वो लोग प्रोड्यूसर से खरीद लेता है, मूवी जिसने बनाया, जिस कंपनी ने, उनसे अभी खरीद के डाल दिया, एक लमसम दे दिया उनको और अपने यहाँ पे मूवी डाल दिया। अब ये सब पुराना मूवीज भी कभी कभी देखने का इच्छा तो होता ही है। अब केबल चैनल में कब क्या आएगा मालूम नहीं, इसलिए अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग थोड़ा सा आगे हो रहा है। अब टीवी भी घर में स्मार्ट हो रहा है, तो अब मोबाइल से टीवी कनेक्ट कर देते हैं और टीवी में देखते रहते हैं, मोबाइल से टीवी कनेक्ट हो जाता है। तो ऑल दोज फीचर्स आर कमिंग, जिससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अब थोड़ा पॉपुलर हो रहा है रादर देन वॉचिंग टीवी इन चैनल्स, केबल चैनल्स, राइट। तो ये बिजनेस मॉडल की बात हो गई। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग में आपको बताना होगा कि आपको क्या क्या फाइनेंस उनसे चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे, कितना स्टेज में देने से होगा, पहले से कितना फंडिंग आप किससे किससे उठा रखे हो, वो सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज फाइनेंसिंग, ठीक है। ओके, तो यहां पे एक बार वापस से पॉइंट्स रिकैप्चुलेट करिए। पिच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या बताओगे, एक बार याद करो कॉमन सेंस से। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, टीम का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और प्रॉब्लम बताइए, सोल्यूशन बताइए, कंपटीशन बताइए, मार्केटिंग सेल्स कैसे करेंगे वो बताइए, पूरा बिजनेस मॉडल समझाइए, फाइनेंसिंग कैसे होगा, कितना फंडिंग चाहिए, कितना पहले से ले रखे हो वो भी बताइए, प्रोजेक्शंस दिखाइए, माइलस्टोन्स क्या है आपके, कि आप क्या क्या समय पे क्या क्या करके देंगे, और प्रोजेक्शन के लिए इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट सब बना के दिखाइए, ठीक है। इसको बोलते हैं बिजनेस प्लान बनाना। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, एक जब स्टार्टअप का यहाँ पे इंडिया में चारों तरफ वो चल रहा था, एक वेव चल रहा था, मोदी सरकार जब आया था उसके बाद 2014-15,
एक वेव चल रहा था, जिसको सुनो स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, तो मेरे को भी कीड़ा काट गया। तो अपन भी बहुत मेहनत किए थे पिच प्रेजेंटेशन पे। मेरे कंप्यूटर में अभी भी ये सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। ये सोचते थे कि हम भी कोई एजुकेशन वर्ल्ड में कुछ नया कर पाए, टेक्नोलॉजी ला पाए, बहुत सारा आइडियाज था उसमें। और अब क्या है कि सब बूटस्ट्रैप कर रहा हूं। अभी मेरे को कोई एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट का जरूरत तो नहीं पड़ा, सारा चीज समझ में आया, फिर बूटस्ट्रैपिंग चालू कर दिया। बूटस्ट्रैपिंग आप समझ ही रहे हैं, खुद के ही फंड से सब चीज इन्वेस्ट करने लगा। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि बूटस्ट्रैपिंग के बाद एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, पी पब्लिक इशू, ये सब एक मैंडेटरी चीज है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा लगा था, बट मैंडेटरी क्यों है? बूटस्ट्रैपिंग, मेरा खुद का क्षमता बढ़ रहा है, तो मैं बूटस्ट्रैप करके क्यों नहीं अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूं? तो बूटस्ट्रैप करता गया, और आप देख सक रहे, जो खड़ा कर पाया वो करता चला गया। और उसके पहले मैं सोच रहा था कि मेरे में हो सकता है कुछ लिमिटेशन हो, मेरे पास कुछ नॉलेज ना हो ग्रो कराने का, ऐसा भी हो, मुझे लगता था। तो इसके लिए मैं बहुत सारा अलग से रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर इकोनॉमिक टाइम्स वाले जो न्यूज़पेपर कंपनी है, वो लोग साल में 3-4 स्टार्टअप पे प्रोग्राम्स कराते हैं। तो मेरे पास उस समय इकोनॉमिक टाइम्स का कोई ऑफिसर आया था मिलने के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि स्टूडेंट लोग को इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने के लिए आप मोटिवेट करिए, और इकोनॉमिक्स टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप स्टूडेंट बेसिस पे दिलवाएंगे तो हम लोग 1/10 ऑफ द कॉस्ट पे दिलवा देंगे। तो उसका कुछ कूपन वाला सिस्टम था, एक फॉर्म भरना था। 1/10 तो नहीं था, आई थिंक 30% कुछ होगा, बहुत कम कॉस्ट पे इकोनॉमिक्स टाइम्स 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिलवा देंगे। तो उस समय स्टूडेंट्स लोग को काफी हम भी मोटिवेट किए कि आप ईटी को पढ़िए। और वो लोग बोले कि स्टूडेंट लोग बिजनेस अवेयर हो पाए तो हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाइए। तो प्रोग्राम्स का जब डिटेल आता तो स्टूडेंट तो कोई जाता नहीं, उनको तो टाइम नहीं, तो मैं ही चला जाता था। तो कई सारे प्रोग्राम अटेंड किए। उसमें इंटरेस्टिंग चीज कि जो वहाँ के गेस्ट लोग होते थे, यानी स्पीकर लोग प्रोग्राम के, उसमें 10 में से 6 लोग हमारे कॉलेज फ्रेंड्स निकल जाते थे। तो वो लोग भी स्टार्टअप कर करके कहीं पहुंच चुके हैं। जैसे वाव मोमो आपने देखा होगा, अब उसका जो ओनर है वो हमारे साथ कॉलेज मेट है। अब वो मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे ही वहाँ पे प्रोग्राम में बैठा था। तो प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो मिलने आए, अरे सतीश हाउ आर यू? बोला अरे आई एम गुड, हाउ आर यू? आई डोंट नो कि यू नो मी। बोला वी वर इन सेम कॉलेज सो आई रिमेम्बर यू। बोला आई डोंट रिमेम्बर यू, आई एम वेरी सॉरी, आई एम जस्ट सीइंग यू हियर राइट नाउ। तो ऐसा क्या है कि ये उनसे बातचीत कर करके एक समझ में आया कि नहीं, there are different ways of doing things. It's not necessary that you have to seek investors. What are the liability you have to undertake if you seek investors? तो बूटस्ट्रैपिंग करते चीजों को बढ़ाना शुरू किया, टेक्नोलॉजी डालना शुरू किया, तो क्या एजुकेशन का एक फ्लेवर चेंज हो गया, एंड द रिजल्ट स्टार्टेड कमिंग इनटू। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये पिच प्रेजेंटेशन वगैरह, फिर मेरे को लगा कि और इसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए। सेटिस्फाइड नहीं हुआ खाली वो 1-2 सेमिनार करके। तो पता चला कुछ हमारे नेटवर्क में स्टूडेंट्स आईआईएम में पढ़ते हैं, तो उनसे बातचीत हुई। तो बोला सर हमारे आईआईएम कोलकाता में एक सेमिनार हो रहा है स्टार्टअप के ऊपर, आप आएंगे तो आ जाइए। तो वहाँ पे गए, एक बार 2 दिन का सेमिनार था। तो वहाँ पे क्या था कि स्टूडेंट ग्रुप्स थे, वो लोग को टास्क दिया गया था पिच बना के बोलो। उसमें एंजल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं और वो लोग को उनके सामने प्रेजेंटेशन करना है, और अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ जिसका, उसको वो लोग सिलेक्ट करके फंडिंग करेंगे। तो मैं ऑडियंस में बैठ के 2 दिन पूरा अटेंड किया वहां पे जाके, और जितना पिच था उसका रनिंग नोट्स लिखा वहां बैठे बैठे, ये समझने के लिए कि पिच कैसे बोला जाता है। फिर आईआईएम अहमदाबाद का एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे यंग
जो स्टार्टअप्स हैं उनको इंक्यूबेट करेंगे और फिर इंक्यूबेट करके एंजल इन्वेस्टर्स के पास या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास लेके जाएंगे। तो उनका भी अपना एक पोर्टल था, उसमें डिटेल्स भरो तो वो सिलेक्ट करेंगे आपको। तो वही डिटेल्स भरना शुरू कर दिए, उसमें भी बहुत सारा डिटेल्स भरे। मतलब एम ये नहीं था कि नंबर आ जाए वहां से, एम ये था कि कम से कम अपना बिजनेस प्लान तो सीख जाऊं कि मेरे को क्या करना है, मेरा थॉट्स तो स्ट्रक्चर हो जाए। तो ये सब जो आपको अभी मैं बिना पढ़े ही बता पा रहा हूं, मैंने ये सब का कोई तैयारी नहीं किया है, ऐसे ही बता पा रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोलना चाहिए। तो मैं बोला ना, हाय आई एम सतीश, आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो वो मैंने अपने लिए सोचा था कि मैं ऐसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरा टीम कौन होगा। तो मेरे पास टीम बोल के सच कोई था नहीं। तो मैं अपने एक दोस्त को फोन किया कि तेरा बहुत डिग्री है, तेरा नाम टीम में डाल दूं क्या। वो ऐसा घबरा गया, नहीं नहीं मेरा कोई नाम वाम मत डाल देना कहीं पर। बोला ठीक है नहीं डालेंगे, तुम क्या चिंता करता, नाम ही तो डाल रहे, कौन सा तेरे से काम करवा रहे। नहीं 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 मत डालना मत डालना बोल के फोन रखा। फिर कितना बड़ा मेल किया, नहीं मेरा नाम मत डाल देना कहीं पे भी, ऐसा वो होगा। तो बोला छोड़, इससे बात नहीं करेंगे अब। तो टीम वीम का सिनर्जी चाहिए होता है, तो वो एक क्राइटेरिया होती है। अब इसमें एक और चीज मेरे को याद आ रहा है, प्रोफाइल जब भर रहे थे ना, तो वहां पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डालो, इंस्टाग्राम का लिंक डालो। मतलब इससे वो लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अब उस समय मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल था ही नहीं, तो लिंक्डइन बनाया। अब लिंक्डइन में एक्टिविटीज ही नहीं, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हर एक के अपने अपने। तो वो सबको भरा, प्रॉब्लम लिखा, सोल्यूशन लिखा, बिजनेस मॉडल बताया, प्रमोशन कैसे होगा, रिसर्च बताया। बहुत सारा अपना मिनिस्ट्री का वेबसाइट्स है, जैसे एजुकेशन सेक्टर का, एचआरडी का, जिसमें बहुत सारा डेटा मिलता है कि इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं, इंडिया में कितने क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, कितने ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, कौन किस एज ग्रुप में है, कौन जस्ट जॉब में अभी घुसे हैं। वो सारा डेटा को पढ़ा, बहुत सारा डाउनलोड करके भी पढ़ा, और फिर पता चला कि हाँ इतना पोटेंशियल इंडिया में अभी भी है। कई लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में अब स्कोप नहीं है, फॉरेन जाओ। अरे स्कोप ही स्कोप है, आप यूज करना तो सीखो। मेरे को कई बार ऐसे भी लगा कि ये सब स्टार्टअप मेरे कई फ्रेंड्स लोग बैंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, उनको फोन करता, बोलते यहाँ पे तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, यहाँ पे आ जा कुछ करना हो तो। भाई ऐसे बोरिया बिस्तर बांध के थोड़ी आ जाएंगे। तो मुझे याद आता है, बट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ये सब चीज दिमाग में हर समय था। तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं से ना, जब कोई चीज आप लगातार सोच रहे होते, तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल, जो भी होर्डिंग, जो भी फेसबुक में पोस्ट, जो भी बातचीत हो रही होती है, सब कैच होती है, जो चीज आप लगातार सोच रहे होते हैं। तो ट्रेन में क्या था कि जैसे आपको ध्यान हो, साइड में बर्थ होता है, मेरा यहाँ पे सीट था ऊपर में। इस सीट का एडवांटेज क्या होता है, इधर जो 6 लोग बैठे हुए होते हैं ना, उसको आप पूरा फॉलो करो कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छा ये बात करो, ये बात करो। आप एक ऊपर में पक्षी की तरह बैठे हुए हो और उनको देखते रहो क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, हम सब चीज सुन रहे हैं, चलो। तो अपने तो कोई काम था नहीं उस समय, अपने बैठे उनको ही सुन रहे हैं। तो 2 जन बात कर रहे हैं, तो पता चला कि दोनों जन जो थे कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में रहते थे। तो जनरली देखना, कलकत्ता के बाहर रहने वाले लोग कलकत्ता को महानगर बुलाते हैं। हम लोग कलकत्ता को बोलते क्या है, कुछ ही तो नहीं है यहाँ पे, बट जो बाहर रहते हैं वो बोलते महानगरी है, महानगरी है, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है। तो आपस में 2 जन जब बात करें, दोनों बनिया आदमी हैं, अरे महानगरी है, मजाक थोड़ी है, इतना बड़ा शहर है, आदमी खो जाता है, इधर इधर से उधर हो जाता है। और हम लोग को उल्टा लगता है, कलकत्ता में कोई खोता है, यहाँ से जाएगा वहां मिल जाएगा, वहां जाएगा वहां मिल जाएगा। बट वो लोग आपस में बात कर रहे। तो सोचने का चीज क्या था कि मेरे को क्या इंसाइट आया अंदर में, हम जहां है हम वहां पे कभी भी खुश नहीं है। हम सोच रहे कि इससे बड़ा कुछ होना चाहिए, बट वो यहां नहीं है, तो उनको लग रहा है यहां पे कितना स्कोप है। वो बात इतना जम गया, ये महानगरी है, महानगरी है, कि हाँ सच में ये महानगरी है। फिर सारा डेटा जो इतना रिसर्च किया हुआ था सब घूमने लगा
कि कलकत्ता का ही पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है, उसमें स्टूडेंट बेस कम से कम 20% है। 20 लाख लोग कलकत्ता से ग्रेजुएट होते हैं। उस 20 लाख लोगों को टारगेट करके हैंडल करना मतलब कितना रेवेन्यू किस ख्वाब में चला गया। चलो 20 लाख नहीं तो 10% सही, 10% नहीं तो 1% सही, तो भी कितना मैनेजमेंट है, कितना काम है। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। 1% भी ले लो ना 20 लाख का, तो भी कितना बड़ा स्कोप है। 1% में 10% तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो लगा कि नहीं, ये एरिया ठीक है, अब यहां पे कैसे काम करना है ये सोचना होगा, जगह चेंज नहीं करेंगे। अब जब लगा कि यहां रह के जब हम यहां पे पूरा फुल थ्रस्ट देकर कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो यहां रहकर रहते रहते यहां से बाहर कैसे जाएंगे। तो फिर वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू किए। तो फिर धीरे 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 पता चला कि कलकत्ता को बेस बना के ही हम लोग सब कुछ करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है, कोजीनेस है कोलकाता में। कोलकाता इज वेरी क्लोज, तो इसका कोजीनेस है, फायदा है, लोग फट से कनेक्ट हो जाते हैं। बाहर में तो पता ही नहीं चलता कौन क्या है, कहाँ पे है, मालूम नहीं पड़ता। और ये हमारा होम टाउन है, तो यहाँ का एक अलग एडवांटेज हमें मिलता है। होम टाउन नहीं होने से एडवांटेज नहीं मिल पाता आपको। और यहाँ पे कभी भूखे सोना नहीं पड़ेगा। आज खाना नहीं है घर में तो पड़ोसी के घर में भी जाके खा सकते हैं, वो भी प्यार से बैठा के खिला देंगे। लेकिन वहां तो कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई पड़ोसी को तो कुछ बोल नहीं सकते आप, राइट। तो ये चीज ऐसा जब समझ में आ गया तो लगा नहीं, यहीं से सब कुछ करना है। तो चेंजेस स्टार्टेड कमिंग इन। बट ये सब प्रेजेंटेशन के बारे में सोचकर क्लैरिटी आया कि हाँ ऐसे करना चाहिए, अपना कुछ काम के लिए ये सब चीज को लिखना चाहिए। फिर लास्ट ईयर क्या था, मेरे एक कॉलेज फ्रेंड से वापस कनेक्ट हुआ मैं। वो पता चला अचानक कि उसने अपने दम पे अपनी एक फैक्ट्री खोली है। वो फैक्ट्री में ऐसे मटर होता है, वो लोग बाहर से फॉरेन से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे उसको क्लीनिंग करके वापस बेचते हैं। मटर मतलब वो दाल, बेसिकली मटर का दाल कुछ आता है जो जनरली हम लोग बोलते हैं घर में नहीं खाते डोमेस्टिक यूज में, बट वो बहुत ज्यादा होटल वगैरह में यूज होता है। तो उससे बातचीत कैसे हुई, अचानक हम फ्लाइट में बैठे हुए थे, फ्लाइट में मुंबई से कोलकाता आ रहा था मैं, तो वो फ्लाइट में ही बैठा हुआ मिला, वो भी मुंबई से कोलकाता आ रहा था। तो डिस्कशन होना शुरू हुआ, कॉलेज में साथ में ही पढ़े हुए, स्कूल में साथ में थे, फिर कॉलेज में भी साथ में थे। तो वो बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक फैक्ट्री अभी बैठाया हूँ। वो बात इतनी अच्छी याद रह गई कि फिर लास्ट ईयर हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को लेके उसका फैक्ट्री में गए, ये देखने के लिए वो फैक्ट्री कैसे बनाया रखा है, किस तरह से वो सोचा। तो उससे हम लोग भी बोले कि आप बताओ हमें कि what motivated you, what was your back of the mind working to create this infrastructure। तो उसने एक ही चीज पे बार बार एम्फेसिस दिया, जो भी आपके दिमाग में है उसको लिखो, बिजनेस मॉडल को पूरा लिखो, पूरा प्लान को लिखो विद प्रोजेक्शन, और फिर माइलस्टोन सेट करके आप एक एक करके उसके ऊपर काम करो। पैसों की कमी कभी नहीं पड़ती, पैसे अपने आप आ जाते हैं, बट आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। प्लान नहीं क्लियर है तो आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो उसका ये स्टेटमेंट था। और वापस ये पिच प्रेजेंटेशन, इसके लिए मत सोचो आपका सिर्फ एग्जाम है तो आपको ये एक क्वेश्चन की तरह पढ़ना है और स्टार्टअप करेंगे तो ही ये जरूरत है, ऐसा नहीं है। कुछ भी अपना करेंगे बिजनेस लाइन में तो पिच प्रेजेंटेशन विल गाइड यू व्हाट आर द एरियाज यू नीड टू थिंक अपॉन। अब एक एक पॉइंट पर गूगल करोगे तो बहुत डिटेल्स मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे यूट्यूब में, सब वॉच करो और आपको और क्लैरिटी आते जाएगा। फिर अपना लिखो, फिर समझो कि हम क्या लिखें, फिर उसको रिव्यू करो कुछ दिन बाद कि मैंने जो लिखा वो कितना हो पाया मेरे से, या मैं कब से शुरू कर पाऊंगा। तो काम अपने आप बनने लग जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पिच प्रेजेंटेशन। सेकेंड पार्ट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव बेसिकली मोदी गवर्नमेंट का शुरू किया हुआ एक इनिशिएटिव है जो इंडिया में स्टार्टअप करने वालों को फैसिलिटेट करना चाहता है। स्टार्टअप करने वालों को फैसिलिटेट करना चाहता है, ठीक है।
अब स्टार्टअप को फैसिलिटेट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले बोला कि हम आपको पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप एक स्टार्टअप हो। रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है गवर्नमेंट में, वहाँ एप्लीकेशन करोगे तो वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट भेजेंगे कि आप वाकई में एक स्टार्टअप हो, जिसमें आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ती है। क्या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या फिर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, LLP। 3 ऑप्शन दिया गया है। प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं चलेगा, कंपनी होना चाहिए, LLP होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब बेसिकली कंपनी का फॉर्मेशन या फर्म का फॉर्मेशन का डिटेल्स वहाँ पे भेजोगे और आपका बिजनेस क्या है वो सब नेचर बताओगे, उसमें टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, प्रॉब्लम को बताओगे, सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करो वो बताओगे, तो आपको एक रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसका एडवांटेज क्या है कि आपको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे। टैक्स हॉलीडेज माने व्हाट इज टैक्स हॉलीडे? आपके इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा 10 में से 3 साल। 10 साल आप स्टार्टअप का स्टेटस रख सकते हो और उस 10 में से 3 साल आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब वो कौन सा 3 साल होगा ये ऐसा क्लैरिटी नहीं है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा उसको। अब वो पहला 3 साल होगा कि कोई बाद में जाके आप 3 साल यूज करोगे, उसके ऊपर रूल्स क्या है वो मैंने पढ़ा नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट का रूल्स। मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। 10 में से 3 साल टैक्स हॉलीडे मिलता है, ये इनकम टैक्स में रूल्स डाला गया। ओके, और स्टार्टअप आप 10 साल तक ही रह सकते हो, 11वां साल होते ही आप स्टार्टअप नहीं रहोगे, आपका स्टार्टअप का डेजिग्नेशन चला जाएगा। मतलब आप अब ऑफिशियल बिजनेस वाले कहोगे, आप क्या स्टार्टअप बोलोगे? स्टार्टअप मतलब नया काम, नया काम 10 साल तक बहुत है। और दूसरा, आपका रेवेन्यू 100 करोड़ तक ही होना चाहिए। 100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हो गया 10 साल के पहले तो भी आप स्टार्टअप नहीं हो। मान लीजिए 6 साल में आपका रेवेन्यू 100 करोड़ से ऊपर चला गया तो आप स्टार्टअप नहीं हो। मान लीजिए 10 साल बीत गया बट रेवेन्यू अभी भी 10-20 करोड़ ही है, बट 11वां साल हो गया, रेवेन्यू 10 करोड़ ही है, तो स्टार्टअप नहीं हो। 10 years और 100 करोड़ रेवेन्यू विच एवर इज अर्लियर आते ही स्टार्टअप का स्टेटस सीज हो जाएगा। और स्टार्टअप रहने का फायदा यही है कि आपको टैक्स हॉलीडेज मिल रहा है। वैसे यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ है ये अनाउंसमेंट 2016 जनवरी को जो हुआ था उसके हिसाब से है, जिसमें लिखा हुआ है 5 साल और 25 करोड़, जो अभी अमेंड कर दिया गया है। करंट स्टेटस है 10 साल और 100 करोड़, यहां पे भी 100 करोड़। इसमें टैक्स एग्जेम्पशन है, ऐसे ही आपको टैक्स के हिसाब से थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 3 टैक्स हॉलीडेज out of 10. Only for private limited company or LLP incorporated after 1st April 2016। और एक इसमें कंडीशन डाला हुआ है, वो सेक्शन 56 में डाला हुआ है इनकम टैक्स एक्ट का, कि पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम शुड बी लेस देन इक्वल टू 25 करोड़ एक्सक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट वेंचर कैपिटल फॉर्म्स। अगर नॉन रेसिडेंट वेंचर कैपिटल फॉर्म से कंट्रीब्यूशन आया है तो उसको कंसिडर नहीं करना है इस 25 करोड़ में। ये FM का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, टैक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे ही टच कर दिया।
एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, अभी शॉर्ट नोट आ चुका है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इतना सही लिखना है, 5 मार्क का 4 मार्क का कोई क्वेश्चन बना के हम पूछ लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिच प्रेजेंटेशन हो गया, 4th नंबर आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव भी हो गया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये दोनों मैंने आपको अपने एसजीसी मैट से ही पढ़ा दिया। ओके, अब अपने को पढ़ना है स्टार्टअप रिलेटेड कुछ वैल्यूएशन, स्टार्टअप रिलेटेड वैल्यूएशन। स्टार्टअप वैल्यूएशंस, देखो एक एग्जांपल बताते हैं। सोचो मैंने अपना कंपनी चालू किया, कैसे? कंपनी में सिर्फ मेरा खुद का ही शेयर कैपिटल है, जिसका 1 लाख रुपया वैल्यू है। तो मेरा शेयर्स भी 1 लाख ही है, 1 लाख शेयर्स, ओके। और उसका वैल्यू भी 1 ही लाख है। तो मेरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हुआ? 100% हो गया। 3 चीज पे सोचना। ये पहला केस, मैं गया एंजल इन्वेस्टर के पास। एंजल इन्वेस्टर बोला ठीक है, मैं आपको फंडिंग करता हूं, ओके। और वो कुछ शेयर्स मेरी कंपनी से इशू करवा लिया मेरे नाम, अपने नाम पर। मेरे को रुपया नहीं दिया, मेरी कंपनी को रुपया दिया और अपने नाम पर शेयर्स इशू करवा लिया। अब जब एंजल इन्वेस्टर आया तो देखना कैसे होगा काम। जो वैल्यूएशन समझाना है, अब ध्यान से सीखना। ओन शेयर कैपिटल है, वो तो एज इट इज रह जाएगा। एंजल इन्वेस्टर से पूछेंगे आप कितना शेयर्स लेना चाहते हो? वो बोले देखो मुझे इतना शेयर्स चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारी कंपनी का 20% होल्डिंग रख लूं। समझ में आया? तो 25,000 शेयर देने से 20% मिलेगा। तो उनको 1,25,000 का 20% करो, 25,000 आ रहा है। तो उन्होंने 25,000 शेयर्स मांगा। परसेंटेज होल्डिंग 20% हो गया और मेरा शेयर होल्डिंग 80% हो गया, ठीक है। अब इसमें नया चीज क्या है कि मैं जब उनको 25,000 शेयर दूंगा तो थोड़ी कोई, जैसे पहले 1 लाख शेयर्स का 1 लाख रुपया मैं डाला था 1 रुपया के हिसाब से, तो अभी कोई 1 रुपया पे थोड़ी दे दूंगा उनको। अब जब नया शेयर्स इश्यू करूंगा तो मैं तो प्रोजेक्शन दिखाऊंगा, फ्री कैश फ्लो मेरा क्या क्या आ सकता है बिजनेस से, इसका फ्यूचर का अर्निंग कैपेसिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वैल्यूएशन निकालूंगा, ठीक है। और उस वैल्यूएशन का 20% उनसे मांगूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब जो वैल्यूएशन किया तो वो वैल्यूएशन आया 20 लाख रुपया। सोचो 20 लाख रुपया वैल्यूएशन आया। भले ही मैंने अपना 1 लाख लेके कंपनी चालू किया था, बट अब वैल्यूएशन आ गया है 20 लाख। तो 20 लाख का 20% उनसे मांगा जाएगा, तो वो कितना देंगे मेरे को? 4 लाख। तो कंपनी का वैल्यू कितना हुआ? 20 लाख। तो मेरा 1 लाख का वैल्यू क्या हो गया? 16 लाख। मेरा वेल्थ बढ़ा बट कैश नहीं बढ़ा मेरा, क्योंकि वो 4 लाख रुपया जो दिया, अकाउंट सोचो अब, वो 4 लाख रुपया कंपनी के पास आएगा। वैल्यूएशन तो अलग पेपर है, वैल्यूएशन थोड़ी बैलेंस शीट में जाता है, ये अलग पेपर है। हाँ, दुनिया वाले पब्लिसाइज कर सकते हैं, मीडिया में हम छपवा देंगे मेरा कंपनी का वैल्यू 20 लाख हो गया, 20 टाइम्स ग्रोथ दिखा रहा है मेरा कंपनी। समझ में आया? पब्लिसिटी करवाना अलग बात है। बुक्स में आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो खाता बनाना जानते हो, आप खाता बनाइए ना। खाता में आप 4 लाख रुपया ही बुक्स में दिखाओगे। बैलेंस शीट क्या बोलेगा आपका? शेयर कैपिटल, ओनर शेयर 1 लाख शेयर,
एंजल इन्वेस्टर शेयर 4 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स का 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और ये 25,000 शेयर्स एंजल इन्वेस्टर्स का जो आया उसका आप 4 लाख रुपया ले लीजिए, फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू के हिसाब से 25,000 रुपये डाल के बाकी का शेयर प्रीमियम में डाल दीजिए। अकाउंट्स ऐसे ही करेंगे। तो कंपनी के पास कितना रुपया आया? 20 लाख आ गया क्या? कंपनी के पास सिर्फ 4 लाख और है। ठीक है, तो कंपनी को अब इस 4 लाख से बिजनेस करना है और ग्रोथ लाना है। अब एंजल इन्वेस्टर के साथ सोचो वीसी आ गया। वीसी आने से एंजल इन्वेस्टर बोलता है हम जाएंगे, या फिर एंजल इन्वेस्टर बोलता है नहीं हम भी रहेंगे, हमको अच्छा लग रहा है कंपनी का ग्रोथ। ठीक है, तो वीसी आएगा तो वापस से ओन शेयर कैपिटल है मेरा 1 लाख, एंजल इन्वेस्टर भी बैठा हुआ है 25,000 लेके। वेंचर कैपिटल फर्म आया, वो बोला देखो मैं जब आऊंगा तो मुझे आपकी कंपनी में 35% होल्डिंग चाहिए, 35% होल्डिंग चाहिए। तो बता सकते हैं उसको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? बस 4,375, इतना कम शेयर है। 43750 कैसे निकाल रहे हैं? एक 25 का 35% थोड़ी होगा। देखो ये टोटल एक 25 है, ये 35 मांग रहा है, तो इसके लिए कितना बच जाएगा? अगला 35 मांग रहा है तो इसके लिए 65 बचेगा ना। अब समझे वर्किंग? एक 25 डिवाइडेड बाय 65%, तो टोटल शेयर्स कितना आ रहा है? 192,308 माइनस एक 25, 67,308, 67,308 डिवाइड बाय 192,308 इज 35%। ये होल्डिंग निकालना सीखो। ठीक है, तो उसके बाद इन लोग का क्या क्या होल्डिंग हो गया? 25,000 बाई 192 करो, 192,308, ये 13% पे आ गया। और 1 लाख बाई 192,308, ये 52% पे आ गया। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग? ये सीए फाइनल का जो इलेक्टिव पेपर है ना, उसमें एक बार ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क के लिए, खाली ये होल्डिंग निकालने का। अब नहीं आता एग्जाम में, किसी को समझ ही नहीं आया तो क्या करेगा? उसका कोई स्पेशल पढ़ाई वहां पे था नहीं, बट कॉमन सेंस से करना था। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका। इसके बाद अब इस वेंचर कैपिटल से पूछेंगे आप 67,308 शेयर्स का, 35% शेयर्स का क्या वैल्यू देना रेडी हो? तो इन्होंने फिर से फ्री कैश फ्लो निकलवाया, आज से फ्यूचर में कितना हो सकता है, जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है उसके मुकाबले फ्यूचर में वो क्या जा सकता है, उसका फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सारा अर्निंग्स निकाला। तो टोटल वैल्यू मान लीजिए 60 लाख आया, तो 60 लाख का 35% वो देगा, यानी 21 लाख रुपया। तो बाकियों का क्या वैल्यूएशन हो गया? 60 का 13% 7.8, और फिर 60 का 52% 31.2 लाख। तो देखिए मैं तो अपना बिजनेस 1 लाख से चालू किया था, मेरा वैल्यूएशन क्या हो गया? 31.2 लाख। तो बोलने का बात यह है कि ये सब फर्जी है, बुकिश है। असली में है क्या मेरे पास इतना रुपया? कुछ नहीं है। मेरा कंपनी पे क्या 60 लाख रुपया आ चुका है क्या? वैल्यूएशन क्या होता है, रियल क्या होता है, वो समझा रहे हैं आपको। मेरा कंपनी में 60 लाख रुपया आ चुका है क्या? मेरा कंपनी में तो मेरा 1 लाख था, फिर एंजल लेके आया 4 लाख, और ये कितना लेके आया? 21 लाख। पैसे तो 25 लाख ही हैं। 25 लाख से बिजनेस करना है, वैल्यूएशन भले ही 60 लाख दिखा रहे हो आप। ठीक है, हाँ बोलने के लिए अच्छा है,
हाँ, अब ये एंजल इन्वेस्टर अगर एक कंडीशन लगाया हुआ था कि जैसे ही वेंचर कैपिटल आएगा तो नया शेयर्स उनको अलॉट नहीं होगा, पहले मेरा शेयर उनको बेचा जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर डील स्ट्रक्चर होगा, उसके हिसाब से फिर से कैलकुलेशन सजाना पड़ेगा। ठीक है, नया शेयर्स अलॉट नहीं होगा, पहले मेरा शेयर्स उनको दे देना, मैं जाना चाहता हूं। और फिर वो किस रेट पे लेके जाएगा वो वेंचर कैपिटल वाला भी डिस्कस करेगा कि ठीक है, हम एंजल इन्वेस्टर से ले लेगा तो इतना शेयर्स का हम इतना ही प्राइस देगा। जरूरी नहीं है कि सेम प्राइस ही दिया जाए, फेयर प्राइसिंग नेगोशिएशन पे क्या होगा देखा जाएगा उस समय। ठीक है, बट कंपनी के पास 21 लाख रुपया जमा होगा और वो कंपनी उससे वेंचर कैपिटल फर्म को इतना रुपया, इतना शेयर्स इशू करेगा, बाकी का शेयर प्रीमियम में डाल देगा। समझ गए? सो दिस वे द वैल्यूएशन कीप्स ऑन वर्किंग, and the valuation that is reflected in newspapers and articles, that doesn't mean that that much money is there in the company. Okay, that doesn't mean that that much money is there in the company, that you have to remember. Okay, चलिए इसको नोट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन के आया अभी, आपके बैच में पहली बार पढ़ाया हूँ, एकदम ताजा ताजा। थैंक यू का कोई बात नहीं है, सब इनोवेशन हम लोग को भी करना पड़ता है। ये 20 लाख जो है ये बाई वैल्यूअर है। ठीक है, बाई अ वैल्यूअर, ये बैलेंसिंग फिगर, ये 20 लाख का 20%।
हो गया? तो फिर आज यहीं क्लोज करते हैं। आपने पूरा लिख लिया, अगला दिन इसका सम्स और भी जो है वैल्यूएशन के ऊपर वो सब कवर अप करेंगे। जस्ट ब्रीफ आइडिया था वैल्यूएशन में डाइल्यूशन कैसे होता है, डाइल्यूशन बोलते हैं ना इसको, ठीक है। डाइल्यूशन करके ही आप आगे नया इन्वेस्टर्स को जोड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे मेरा तो यार 100% का 52% हो गया, तो कैसे चलेगा फिर? तो फिर तो कोई आपको साथ जुड़ेगा नहीं। आपको बस ये देखना है, जैसे कभी और भी वेंचर कैपिटल इन्फ्यूज करेगा तो उसका 40 होगा तो थोड़ा एंजल का कम होगा, थोड़ा फिर आपका कम होगा। उसका 45 होगा तो थोड़ा आपका कम होगा, थोड़ा उसका कम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होता है बस कि वेंचर कैपिटलिस्ट आपसे ज्यादा स्टेक नहीं ले ले। अगर वो ऐसा कर लिया तो आपका कंट्रोल चला जाएगा, फिर वही सारा कंपनी चलाएगा फिर। और ऐसा भी होता है जब बहुत ज्यादा आप फ्लॉप हो रहे हो तो वेंचर कैपिटलिस्ट कंट्रोल एज्यूम कर लेगा आपसे। ओके, कंट्रोल शेयर्स लेके ही आता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसे भी होता है कई बार टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि इफ यू आर नॉट एबल टू मीट अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर माइलस्टोन्स, देन एट एनी टाइम वेंचर कैपिटलिस्ट may take over the control over the company at any time। उन लोग का डील में लिखा रहता है, even when they don't have the majority stake। ऐसा भी केसेस अराइज कर सकता है। एनीवेज वो सब डील को लेके तो हम लोग को पढ़ना नहीं, हम लोग को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सीखना है। ओके, अगला दिन कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू।